हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा हमने पहले ही आपको कहा था कि हर टॉपिक से संबंधित वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो हमारे निबंध के ऊपर है। निबंध के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बहुत ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो हर परीक्षा का केंद्र बने रहते हैं। आज उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। खासतौर पर टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर आने वाले दिनों में जैसे एस्टेट की परीक्षा निर्धारित है या ईएमआरएस की जो परीक्षा निर्धारित है, ऐसे सवाल जो है, ऐसे तथ्य है, खासतौर पर उन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला जो तथ्य हमारे पास ये है कि हिंदी की जो निबंध विधा है वो कौन से युग में शुरू हुई थी। तो सबसे पहली बार अगर हिंदी की निबंध विधा का अभ्युदय हुआ था तो भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु युग, वहाँ से शुरुआत होती है निबंधों की। और शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का पहला निबंधकार माना था। तो ये सवाल बन जाता है कि भारतेंदु को पहला निबंधकार किसने माना था। तो सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। ठीक है। अगला सवाल एक और आता है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार किसने माना था। देखिए, ऊपर भारतेंदु शिवदान सिंह चौहान ने माना था, और बालकृष्ण भट्ट की अगर हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट को श्री कृष्ण लाल ने ही उनको पहला निबंधकार माना था। तो कृष्ण से याद रखिए, बालकृष्ण को किसने माना था? श्री कृष्ण लाल ने। तो ये तथ्य जो है आपका याद होना चाहिए आपको। आगे भारतेंदु युग के जो सर्वोत्कृष्ट निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। सबसे बेहतरीन निबंध अगर भारतेंदु युग में किसी ने लिखे हैं तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। 1000 निबंधों की रचना उन्होंने की है। और उनके अगर कुछ प्रमुख निबंधों की बात करें तो इनकी एक निबंध माला छपी थी, भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला जो है उसमें इनके निबंध थे, और ये किताब जो है इनके 2 भागों में संग्रहित है। इन 2 भागों में वो निबंध हैं इनके बालकृष्ण भट्ट के, जो 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो बेहतरीन ये निबंधकार थे, उत्कृष्ट निबंधकार थे। इनका सबसे पहला निबंध, ये कई बार आता है कि बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कौन सा था। तो बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध था कलिराज की सभा। और ये तो पिछली बार भी पेपर में दिखा था हमें। कलिराज की सभा किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का पहला ही निबंध है कलिराज की सभा। और अगर ये सवाल कर लिया जाए कि कलिराज सभा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा में ये निबंध जो है प्रकाशित हुआ था। इसके आगे बात करते हैं कि भारतेंदु का जो निबंध था स्वर्ग की विचार सभा। भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा। और एक प्रसिद्ध निबंध था यमलोक की यात्रा। ये था राधाचरण गोस्वामी का। अगर भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध निबंधों की बात करें तो 2 निबंध जो है बहुत प्रसिद्ध निबंध रहे हैं इस युग के। भारतेंदु का तो स्वर्ग की विचार सभा, ये वाला निबंध, और राधाचरण गोस्वामी का निबंध था यमलोक की यात्रा। एक पेपर में पिछली बार हमने सवाल देखा था कि यमलोक की यात्रा किसका निबंध संग्रह है। तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। ठीक है। तो तथ्य किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब भारतेंदु युग की बात हमने की थी, प्रारंभिक निबंधों का जो युग था उसकी बात की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को क्या कहा था? तो हिंदी के प्रारंभिक जो निबंध थे, शुरू के जो निबंध थे हिंदी के, उनको रामचंद्र शुक्ल ने एक नाम दिया था गद्य प्रबंध। क्या कहा था उनको? गद्य प्रबंध। जिस तरीके से प्रबंध काव्य होता है, एक विशेष शैली से, एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता है, वैसे ही अगर वो प्रबंध शैली में अपने विचार अगर आप रखते हैं तो गद्य निबंध जो है वो नाम दे दिया था इनको। निबंधों को गद्य प्रबंध की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, जो शुरुआती निबंध हुआ करते थे। शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। अगर एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तथ्यात्मक सवाल पूछ लिया जाए कि आत्मव्यंजक निबंधकार किसको माना जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो आत्मव्यंजक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। कौन से? प्रताप नारायण मिश्र। और इसी सवाल में अगर ये पूछ लिया जाए कि वस्तुव्यंजक निबंधकार कौन है, तो वस्तुव्यंजक निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए, एक तथ्य है, 2 सवाल यहाँ पर बन गए हैं। आत्मव्यंजक निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और वस्तुव्यंजक निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतेंदु युग जो है इन निबंधकार पत्रकारों का भी युग था।
तो पत्रकारिता उस वक्त खूब चला करती थी। तो जो निबंधकार थे उनके नाम यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, गणेश दत्त शर्मा। तो ये निबंधकार उस युग में हुए हैं, भारतेंदु युग में। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतेंदु जी के जो निबंध थे वो कहाँ मैक्सिमम प्रकाशित हुआ करते थे। तो अधिकतम जो भारतेंदु जी के निबंध थे वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित होते थे। किस में प्रकाशित होते थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका। चलिए आपके लिए एक सवाल छोड़ देते हैं कमेंट में। हरिश्चंद्र पत्रिका जो है वो भारतेंदु द्वारा पत्रिका निकाली गई थी। आपको बताना ये है कि हरिश्चंद्र पत्रिका का जो संपादन हुआ था पहली बार वो किस वर्ष में हुआ था, कौन से वर्ष से ये पत्रिका जो है निकलनी शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगला तथ्य है कि भारतेंदु के निबंध, ये इस नाम से भारतेंदु जी के निबंधों का संग्रहण किसने किया था? और सही उत्तर है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, केसरी नारायण शुक्ल, KNS, केसरी नारायण शुक्ल, इन्होंने भारतेंदु के निबंध नाम से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों का संकलन किया था, संग्रहण किया था। ठीक है, और अगला सवाल तो एक किस्म से ये मान के चलिए कि निबंधों में पैरासीटामोल की तरह काम करता है, हर क्वेश्चन का ये इलाज बन जाता है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिए थे? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील अगर किसी ने कहा था तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का क्या कहा जाता है? एडिसन कहा जाता है। स्टील और एडिसन ये बहुत प्यारे नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल जी ने, इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बालकृष्ण को क्या मानते हैं? स्टील मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट को क्या मानते हैं? स्टील। और प्रताप नारायण मिश्र को क्या मानते हैं? एडिसन। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रहण किस नाम से हुआ था? अगला सवाल इस तरीके से अगर बने तो उनके निबंधों का संग्रह जो है प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस शीर्षक से? प्रताप नारायण ग्रंथावली। ये इस शीर्षक से उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो निबंध हैं वो प्रकाशित हुए थे। और इसमें प्रताप नारायण ग्रंथावली में कितने निबंध हैं टोटल? तो इसमें 191 निबंध हैं, 191 निबंध हैं। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में आ गया होगा। अगला तथ्य है कि अंबिका दत्त व्यास के निबंध संग्रहों का नाम क्या था? अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह जो छपा था, जो प्रकाशित हुआ था, वो साहित्य नवनीत के नाम से हुआ था। इस प्रश्न को अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि साहित्य नवनीत जो संकलन है, निबंधों का संकलन है, वो किसका है? तो साहित्य नवनीत निबंधों का जो संकलन है हमारा अंबिका दत्त व्यास का है। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत के नाम से प्रकाशित है। इस तथ्य को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर हमने एक बात की थी कि इस युग का सबसे बेहतरीन निबंध अगर राधाचरण गोस्वामी का था तो ऊपर आपने कमेंट कर दिया था यमलोक की यात्रा था। कौन सा था? यमलोक की यात्रा। लेकिन इसी निबंध से एक सवाल अगर मोटे तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये निबंध किस शैली में लिखा गया था, तो ये निबंध स्वपन शैली में लिखा गया था। किस शैली में लिखा गया था? स्वपन शैली में। तो यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा अक्सर आप सपने में ही करते हैं, वहीं आप देखते हैं कि स्वर्गलोक में क्या चल रहा है, यमलोक में क्या चल रहा है। अक्सर जब आप कल्पनाओं में होते हैं, सपनों में होते हैं, तभी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए सहूलियत होगी। यमलोक की यात्रा की शैली कौन सी थी? स्वपन शैली थी। ठीक है, नेक्स्ट, लाला श्रीनिवास दास के जो निबंध हैं वो, उन निबंधों में एक निबंध आता है, आपको बता दें कि भारत खंड की समृद्धि। लाला श्रीनिवास दास के जो निबंध है उनमें एक निबंध है भारत खंड की समृद्धि, और ये निबंध सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लाला श्रीनिवास दास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है, तो आप लिखेंगे भारत खंड की समृद्धि। क्या लिखेंगे? भारत खंड की समृद्धि। तो भारत खंड की समृद्धि के बाद इसमें है क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए उसका विषय वस्तु क्या थी, उसमें किन चीज़ों की ओर ध्यान दिलाया गया था, तो भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का विस्तृत और प्रभावपूर्ण चित्रण अगर किसी निबंध में है तो भारत खंड की समृद्धि में है। नाम से ही पता लग रहा है कि भारत पहले कितना समृद्ध हुआ करता था, यानी कि पहले का गौरव बताना है, पहले का जो प्राचीन गौरव है
वो, अगर पहले समृद्ध हुआ करता था, यानी कि अब जो है वो दिन हमारे पास नहीं है, हमारे अच्छे दिन वह चले गए हैं फिलहाल। तो हम ये मानेंगे कि वर्तमान दौर में हमारी कितनी दुर्दशा हो रही है और पहले हम कितने गौरवशाली थे, कितना हमारा गौरव था, उनका एक कंपैरिजन है। तो वर्तमान दशा का विस्तृत और प्रभावपूर्ण वर्णन और उस समय का, पहले का हमारा प्राचीन गौरव जो है वो इस निबंध का विषय वस्तु है, भारत खंड की समृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बेहतरीन है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को मातृभाषा का सच्चा सेवक माना है। तो मातृभाषा का सच्चा सेवक काशीनाथ खत्री को माना है। किसको माना है? काशीनाथ खत्री को। लेकिन इनके साथ एक अपवाद जुड़ जाता है कि इनके निबंधों को, यानी कि इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया है। आपको याद दिला दें कि शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान काशीनाथ खत्री के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया है, जबकि इनको, काशीनाथ खत्री को ही मातृभाषा का सच्चा सेवक अगर किसी ने माना है तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो एक कंट्राडिक्शन यहां पर आपको दिखाई देगी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतेंदु युग के एक सामाजिक निबंधकार हैं जिनका नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये सामाजिक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। कौन से निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं? सामाजिक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं बद्रीनारायण प्रेमघन। और इनके निबंध 2 पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे और उन 2 पत्रिकाओं के नाम है नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। बद्रीनारायण चौधरी की जो पत्रिकाएं हैं, 2 पत्रिकाएं जिनमें इनके निबंधों का संकलन होता था, वो है नागरी नीरद और दूसरी है आनंद कादम्बिनी। ये 2 पत्रिकाएं हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। और इनमें भारतेंदु युग के जो सामाजिक निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनके निबंध जो है प्रकाशित होते थे। ठीक है, ये भारतेंदु युग की बात कर ली और अब हम करेंगे द्विवेदी युग की बात, लेकिन द्विवेदी युग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो ठीक इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतेंदु युग के निबंधकारों के बारे में हमने कुछ तथ्य देखे, हालांकि और महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। द्विवेदी युग का वीडियो जल्द अपलोड हो रहा है आपके लिए।